Hello students, welcome back. We were doing the topic of elasticity of demand, that is ED, and in the previous classes we had discussed the formula of calculating elasticity of demand. We had discussed the various types, we had discussed the degrees, their diagrams, and the factors affecting ED as well. So now in this class we are continuing with the measurement of price ED. तो बच्चों, मैं आपको अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। जो हमने इनिशियल एक फॉर्मूला सीखा था ईडी का, इट वाज नेगेटिव ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो बच्चों उस फॉर्मूले की मदद से अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ रिगार्ड टू प्राइस ईडी। ठीक है, चैप्टर का भी फिलहाल हमारा फोकस प्राइस ईडी पे है, इट इज नॉट ऑन द इनकम ईडी एंड क्रॉस ईडी। ठीक है, हमारा जो मेन न्यूमेरिकल फोकस रहेगा दैट विल बी ओनली ऑन द प्राइस ईडी। ठीक है, आइए शुरू करें जरा अपन। बच्चों, मेजरमेंट ऑफ प्राइस ईडी के अंदर वैसे तो प्राइस ईडी को मेजर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रोपोर्शनेट मेथड और द परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं अभी फिलहाल वो कौन सा मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर परसेंटेज मेथड। तो आप लिखें बच्चों, we are understanding the proportionate method. Take out your copies and note down proportionate method or percentage method. ठीक है जी, proportionate method और percentage method. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग ईडी का मतलब क्या हुआ, ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव। आई होप आपको ये नेगेटिव का लॉजिक याद आया होगा। फिर से क्यों लगा रहे हैं अपन नेगेटिव का साइन, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड। So it is negative percentage change in quantity demanded, negative of percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price। ठीक है बच्चों, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने स्टडी किया था और फिर इसी के अकॉर्डिंग अपन ने अलग अलग डिग्रीज को भी स्टडी करा था। ईडी मोर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्यूडी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर करके अलग अलग वर्जन समझाऊंगा। ठीक है, और इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर आपको किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना है, मैं केवल प्राइस या क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो। लेट अस से किसी भी चीज का वैल्यू मान लीजिए, फॉर एग्जांपल योर वेट। ठीक है, आपके वजन की बात कर लेते हैं। बिफोर 1 year योर वेट वॉज लेट अस से 50 kilograms। आफ्टर 1 year योर वेट इज 53 kilograms। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा आपके वेट में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। पहली बात तो आप मुझे बोलेंगे सर हमारा वेट +3 kg इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, हमारा वेट +3 kg इंक्रीज हो गया। और अगर मुझे इसी को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो कि परसेंटेज वाइज कितना इंक्रीज आया, तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे सर 3 किलो वजन बढ़ गया, पहले हमारा 50 किलो का वजन था, इंटू 100। तो ये क्या आएगा, ये परसेंटेज इंक्रीज इन वेट आ जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस फिगर। बोलो बात सही है या नहीं है। तो ये मैंने आपको निकालना सिखाया, परसेंटेज चेंज ऑफ वेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, आपके मार्क्स का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से आपके एक पर्टिकुलर टेस्ट में आउट ऑफ 30 28 मार्क्स आए, आउट ऑफ 30 28 मार्क्स आए, एंड अगले टेस्ट में आपके मार्क्स आ गए 30/30। और मैं आपसे पूछता हूं कि आपके मार्क्स में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सर 28 से 30,
हमारे मार्क्स में +2 का इंक्रीज हुआ, और परसेंटेज के फॉर्म में अभी 2 नंबर का इंक्रीज हुआ। पहले हमारे 28 नंबर थे, तो एज अ परसेंटेज कितना इंक्रीज आया? सिंपल सी बात है। अब इसी कॉन्सेप्ट को या इसी लॉजिक को आप इस्तेमाल करें यहाँ पे कि परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कैसे निकाला जाएगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला जाएगा। जरा यहाँ पे दिमाग लगाएं। अब मैंने बोला नेगेटिव ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। बच्चों, क्वांटिटी का चेंज पता करना है, तो नया क्वांटिटी कितना हुआ माइनस ओल्ड क्वांटिटी, ये तो चेंज निकल कर आएगा ना। अब देखो मैंने क्या करा, नया वेट माइनस पुराना वेट, तो 3 किलो का डिफरेंस आया। न्यू मार्क्स माइनस ओल्ड मार्क्स, 2 मार्क्स का डिफरेंस आया। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा Q1 माइनस Q0। आप फॉर्मूले को समझ पा रहे हैं? Q1 माइनस Q0, नया क्वांटिटी माइनस पुराना क्वांटिटी अपॉन पुराना क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्वांटिटी 5 kg था, अब क्वांटिटी 8 kg हो गया, तो कितना डिफरेंस आया? 3 kg। तो 3 kg अपॉन 5 kg इंटू 100, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों ये तो है क्वांटिटी का चेंज। प्राइस का चेंज कैसे आएगा? सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, P1 माइनस P0, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस अपॉन पुराने वाला प्राइस इंटू 100। ये मेरा एक मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया, यानी परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैंने इस तरह से यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, चलो अब मैं इसको और फर्दर मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे? बच्चों मैथमेटिक्स से देखो, आप एक ही चीज के बहुत सारे वर्जन बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 100 है, तो मैंने 100 को एलिमिनेट कर दिया। और अगर मैं 100 को एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला क्या बनकर आ जाएगा, Q1 माइनस Q0, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0, ठीक है, अपॉन P1 माइनस P0 अपॉन P0। बताइए ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? अब कुछ भी नहीं करा है बच्चों, मैंने केवल 100 को एलिमिनेट कर दिया। एंड आई होप आप सब मेरे साथ में नोटिंग करते जा रहे हैं। ठीक है ना, यू हैव टू नोट इट डाउन अलॉन्ग विथ मी। नहीं करा तो कर लो। अभी तक अगर कॉपी नहीं करा तो प्लीज कर लो, फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। बच्चों मैं यहाँ पे अगला मॉडिफिकेशन क्या करने वाला हूं, ध्यान देना। Q1 माइनस Q0, इसको मैंने एक मैथमेटिकल सिंबल दे दिया डेल्टा। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ये डेल्टा क्यू लिख दिया मैंने। डेल्टा क्यू का मतलब बच्चों क्या हो गया, डेल्टा क्यू के यहाँ पे मतलब हुआ कि भाई चेंज आया है किसमें, क्वांटिटी में। पुराना क्वांटिटी कुछ और था, नया क्वांटिटी कुछ और है, तो क्वांटिटी के अंदर चेंज आ गया, इसलिए डेल्टा क्यू। अपॉन में बच्चों आ जाएगा Q0। ऐसे ही P1 माइनस P0, डेल्टा P बोल देंगे इसको, अपॉन P0। ठीक है, Q1 माइनस Q0 को मैंने डेल्टा Q लिख दिया, P1 माइनस P0 को डेल्टा P लिख दिया। ठीक है, आगे और क्या कर सकते हैं, ED इज इक्वल टू, अब मैं आपको इसका बच्चों फाइनल वर्जन दे रहा हूं। लास्ट वर्जन क्या होगा, देखो डेल्टा Q अपॉन Q0 अपॉन डेल्टा P अपॉन P0, ये एक फेमस मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया बच्चों। आपको ऐसा फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, A अपॉन B अपॉन C अपॉन D। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? इट इज अ पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ A अपॉन B अपॉन C अपॉन D। और जब भी A अपॉन B अपॉन C अपॉन D होता है, हम क्या करते हैं, हम C को
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपन डी को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। होता है ऐसा? बोलो। ठीक है, तो अब देखना, अब इसको अगर मैं ऐसे ही कन्वर्ट करूंगा तो एक नया फॉर्मूला क्या बनकर आएगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू पी जीरो अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू पी जीरो अपॉन डेल्टा पी। और बहुत बार हम इसको पॉपुलरली ऐसे भी बोल देते हैं, नेगेटिव ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। अब इस तरह से क्या है कि इसको याद रखना आसान हो जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर प्लेसेस को शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, इंटरचेंज कर दिया, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन है वैसे भी, तो आप कैसे भी उसको इंटरचेंज कर सकते हो। ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी बोलो, ठीक है ना, या फिर आप इसको इंटरचेंज करके बोलो, बात तो एक ही, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर और नॉट? तो बच्चों ये आप देखो, आपके पास एक रिफाइंड फॉर्मूला आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने इतने सारे वर्जन हमको सिखा दिए, हम एग्जाम में कौन सा मेथड अप्लाई करें? बच्चों ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कैसी आई है। जब भी आपको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज गिवन आ जाए, तो आई वुड से कि आप ये परसेंटेज वाला वर्जन यूज कर लो। कौन सा वाला? क्यू वन माइनस क्यू जीरो अपॉन पी वन माइनस पी जीरो अपॉन पी जीरो इंटू 100। ठीक है, अगर कोई एक चीज परसेंटेज के फॉर्म में गिवन हो और दूसरा परसेंटेज के फॉर्म में गिवन नहीं हो, तो आप ये पहला पहला वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दोनों ही चीज परसेंटेज में गिवन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, कुछ भी नहीं करना, बस आपको परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज इन प्राइस करके आंसर निकाल देना है। बट अगर चेंजेस परसेंटेज के फॉर्म में नहीं हो, तो फिर बेटर है कि आप ये आखिरी वाला केस यूज करें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, सो एवरीबडी हैज नोटेड these formulas? डन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ सैंपल क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन करवाता हूँ, जिससे आप ये आइडिया लगा पाएं कि भाई सॉल्यूशन कैसे करना है क्वेश्चंस का और किस तरह से पहचानेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन आया आपके सामने, अ कंज्यूमर परचेजेस 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड व्हेन प्राइस इज रुपीज 5 पर यूनिट। When price falls by rupee 1, the demand becomes 30 units. Find elasticity of demand. बच्चों आपको ईडी निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सी भी चीज परसेंटेज के फॉर्म में गिवन नहीं है, और जब भी कोई चीज परसेंटेज के फॉर्म में गिवन नहीं हो, इट इज बेटर टू अप्लाई द लास्ट वर्जन, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। जहां पे डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? क्यू वन माइनस क्यू जीरो। देखो बच्चों, डेल्टा क्यू का मीनिंग क्या है? क्यू वन माइनस क्यू जीरो, क्योंकि मैंने क्यू वन माइनस क्यू जीरो को रिप्लेस करके क्या लिखा था? डेल्टा क्यू। दिख रहा है? और ऐसे ही मैंने पी वन माइनस पी जीरो को रिप्लेस करके यहाँ पे डेल्टा पी लिखा था। ठीक बात है? तो डेल्टा क्यू का मतलब क्यू वन माइनस क्यू जीरो, और डेल्टा पी का मतलब पी वन माइनस पी जीरो। तो अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो ये सॉल्व कैसे होगा? ध्यान देना, पहले आप क्वेश्चन कॉपी करें, कॉपी डाउन दी क्वेश्चन फास्ट, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे।
आइए बच्चों सॉल्व करें। अब ध्यान देना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल सा नियम है। आप पहचानेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स को, नया प्राइस क्या है, पुराना प्राइस क्या है, नया क्वांटिटी क्या है, पुराना क्वांटिटी क्या है। ठीक है, ये कॉमन रूल है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे। तो आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा ओल्ड प्राइस, और ओल्ड प्राइस को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल P0। मैंने यहाँ पे लिखा ओल्ड क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Q0। मैंने यहाँ पे लिखा न्यू प्राइस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल P1, एंड मैंने लिखा यहाँ पे न्यू क्वांटिटी दैट गोज बाय द सिंबल Q1। तो अब आपको इन सब की वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। पुराना प्राइस कितना है, आप देखो लिखा है व्हेन द प्राइस वाज ₹5 पर यूनिट। पुराना प्राइस 5 है, और जब प्राइस 5 रुपए था उस समय पर हम लोग 20 यूनिट्स परचेज कर रहे थे। वी वर बाइंग 20 यूनिट्स व्हेन द प्राइस वाज ₹5। नाउ व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय ₹1, प्राइस 1 रुपी से गिर गया। तो बच्चों पुराना प्राइस 5 रुपए था, अब प्राइस 1 रुपी से गिर गया, फॉल्स बाय ₹1, फॉल्स टू नहीं है। दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस होगा बच्चों, ध्यान देना। थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ने में गलती कर दी तो यहाँ पे 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फॉल्स बाय ₹1, इट इज नॉट फॉल्स टू ₹1। अगर फॉल्स टू ₹1 होता है इसका मतलब नया प्राइस कितना हो गया, 1 रुपी। यहाँ पे लिखा है फॉल्स बाय ₹1, प्राइस 1 रुपए से गिरा, तो नया प्राइस क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं। नया प्राइस होगा 4। बच्चों प्राइस 1 रुपए से गिर गया तो नया प्राइस क्या हो जाएगा, 4। और नया क्वांटिटी क्या है, द डिमांड बिकम्स 30 यूनिट्स, डिमांड 30 यूनिट्स हो गया। प्राइस गिरने के बाद नया क्वांटिटी है 30 यूनिट्स। ठीक है, मेरे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो मैं वो लास्ट वाला फॉर्म यूज करके अपना आंसर निकाल सकता हूं। ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P0 डिवाइडेड बाय Q0। तो बच्चों आपको मालूम था डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू इज Q1 माइनस Q0। तो डेल्टा क्यू की जगह पर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30 माइनस 20 अपॉन डेल्टा पी की प्लेस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी की प्लेस पर आएगा P1 माइनस P0, दैट इज 4 माइनस 5 इंटू P0, P0 इज 5 एंड Q0 इज 20। इसको सॉल्व करेंगे और आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लो बच्चों, ये तो नेगेटिव रह गया यहाँ पे। 30 माइनस 20 इज 10, 4 माइनस 5 इज -1 इंटू 5/20 यानी कि 1/4। ठीक है, आगे देखें बच्चों, क्या अपन माइनस और माइनस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। तो ये सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, 10/4। एंड व्हाट इज 10/4, you can say that ED is equal to 2.5. ED is equal to 2.5। बच्चों अगर ED का आंसर 2.5 आया तो इसका मतलब ये ED कैसी है, इज इट इलास्टिक, इज इट इन इलास्टिक, और इट इज परफेक्टली इलास्टिक, और यू कैन से परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या लगता है आपको, ED 2.5 है, तो बच्चों अगर वैल्यू 1 से ज्यादा होती है इसका मतलब डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा दस डिमांड इज इलास्टिक। बच्चों बहुत बार क्या होता है, आप ध्यान देना, ये एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लेते हैं अगर आपका आंसर आता ईडी इज इक्वल टू -2.5, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर ऐसा आ जाता ईडी इज इक्वल टू -2.5, तो अब कई बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आपने हमको बताया था कि ईडी अगर लेस देन 1 हो, ईडी अगर लेस देन 1 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक बोलते हैं। अगर ईडी मोर देन 1 हो हम उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। अगर ईडी इक्वल टू 1 हो तो हम उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो अगर ईडी का आंसर -2.5 आया तो इसका मतलब ईडी की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। बच्चों मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो कि ईडी की वैल्यू लेस देन +1 हो गई,
क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आया -2.5। बट आप ध्यान दें, आपको आंसर के अंदर माइनस कभी भी कंसिडर नहीं करना है। आपको आंसर के अंदर माइनस कभी भी कंसिडर नहीं करना, आपको केवल ये वाली वैल्यू देखनी है पहचानने के लिए कि ईडी इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो अगर आपका आंसर -2.5 भी आया तो भी आप उससे क्या बोलेंगे, योर डिमांड इज इलास्टिक, क्योंकि वैल्यू इज मोर देन 1। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना है, आपको ये नहीं देखना कि साइन माइनस का है या प्लस का है। बात समझ में आ रहा है? माइनस का साइन तो केवल अपन ने इससे लगाया था क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो अगर सब कुछ सॉल्यूशन करने के बाद भी आपका नेगेटिव का साइन इंटैक्ट रहता है, अगर नेगेटिव का साइन अवेलेबल आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर के अंदर भी, तो भी आपको ये साइन कंसिडर नहीं करना। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि ईडी -3 है या ईडी -2 है या ईडी 1 है या ईडी आप ऐसा बोलें 2 है, तो -3 -2 1 एंड 2, मैं आपसे बता रहा हूं कि ये वाला कमोडिटी एक्स है, ये वाला कमोडिटी वाई है, ये कमोडिटी ए है और ये लास्ट वाला कमोडिटी बी है। तो एक्स वाई ए बी, एक्स का ईडी है -3, वाई का ईडी है -2, ए का ईडी है 1 और बी का ईडी है 2। और मैं आपसे सवाल पूछूं कि मुझे बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा हाई इलास्टिसिटी कौन सी कमोडिटी का है? विच कमोडिटी इज मोर इलास्टिक? एक्स वाई ए बी में से ज्यादा इलास्टिक कौन सी कमोडिटी है? तो जो बच्चे बिल्कुल मैथमेटिकली सोचेंगे वो क्या बोलेंगे, सर बी हैज हाई इलास्टिसिटी, क्योंकि बी का आंसर क्या है +2 एंड एक्स का आंसर क्या है -3। वी ऑलवेज नो दैट +2 इज ग्रेटर देन -3। बट आपको मैंने बोला ना कि आपको एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स के टर्म्स में नहीं सोचना। अगर -3 भी गिवन है तो आप माइनस को हटा दो। अब मुझे बताओ, माइनस को रिमूव करने के बाद में किसका हाई ईडी लगता है? इस वाले का ना, एक्स का ना। तो आंसर क्या आएगा, एक्स का हाई ईडी है। और यहाँ पे आप इसको इनइलास्टिक नहीं क्या बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे। वैल्यू 1 से बड़ा होते ही, चाहे से वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव में गिवन हो, क्या बन जाएगा, इलास्टिक। 1 से कम वैल्यू आएगा, चाहे से नेगेटिव में हो पॉजिटिव में, इट इज इन इलास्टिक। और अगर एग्जैक्टली 1 आ गया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आप क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? आपको ये सॉल्यूशन का तरीका जो है समझ में आया? इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओल्ड प्राइस पहचानना है, ओल्ड क्वांटिटी को पहचानना है, नया प्राइस पहचानोगे, नया क्वांटिटी पहचानोगे और फिर फॉर्मूला पुट करके सिंपल सा आपको आंसर कैलकुलेशन करना है। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 50 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। जब प्राइस 10 रुपीज है तो डिमांड है 50 यूनिट्स का। द डिमांड राइजेस बाय 30 यूनिट्स व्हेन प्राइस फॉल्स बाय ₹2। बोल रहे हैं डिमांड 30 यूनिट्स से बढ़ गया, राइजेस टू नहीं लिखा, राइजेस बाय, इट हैज राइजन बाय 30 यूनिट्स, यानी कि नया डिमांड क्या हो जाएगा, पहले डिमांड था 50, अब नया डिमांड हो जाएगा 80। व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय ₹2, जब प्राइस ₹2 से गिरा, ₹2 पर नहीं आया, यानी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर पहले प्राइस 10 रुपीज था अब नया प्राइस ₹2 है, नहीं बच्चों, पुराना प्राइस 10 रुपीज था, प्राइस हैज फॉलन बाय ₹2, सो द न्यू प्राइस इज ₹8। ठीक है, फिर से वही टेक्निक आपको यूज करनी है। सबसे पहले आप पहचानेंगे ओल्ड प्राइस। बच्चों ये आपको अपना आप सॉल्व करना है, ठीक है, मैं तो केवल आपको यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ वेरिएबल्स। ओल्ड प्राइस है 10, ओल्ड क्वांटिटी दैट इज Q0, मैं इसको ही मार्क कर देता हूँ जरा, ओल्ड प्राइस को अपन बोलते हैं P0, ओल्ड प्राइस है P0, ओल्ड क्वांटिटी है Q0 दैट इज 50, न्यू प्राइस, नया प्राइस क्या हो गया, दैट इज P1, इट इज 8 एंड न्यू क्वांटिटी which is Q1, this is equal to 80 यूनिट्स। सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर सॉल्व करो। हिंट मैंने आपको दे ही दिया, फॉर्मूला आपको यूज करना है नेगेटिव डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0।
बच्चों ये जो मेथड है इसको अपन क्या बोलते हैं? परसेंटेज मेथड. This is your percentage method. सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. तो बच्चों आपका फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी +3. ईडी इज +3 एंड 3 का मतलब डिमांड क्या है? इलास्टिक. ईडी is equal to 3 and you will write that demand is elastic. The demand is elastic. डन. अगला क्वेश्चन नोट करें. A consumer demands 100 units of a good when it was priced at rupees 40 per unit. जब उसका प्राइस 40 पर यूनिट था, यानी कि ये पुराना प्राइस है, दिस इज द ओल्ड प्राइस एंड दिस इज द ओल्ड क्वांटिटी.
ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइस 2 रुपीज 45। बच्चों अब ध्यान देना, राइज इन प्राइस 2 रुपीज 45, तो आपका नया प्राइस 85 नहीं हुआ, नया प्राइस इटसेल्फ 45 है। राइज इन प्राइस टू, नॉट बाय। बाय का मतलब इतने अमाउंट से और बढ़ा, और टू का मतलब इतना ही बढ़ा, ठीक है। तो नया प्राइस कितना हो गया 45। डिमांड फेल बाय, डिमांड में लिखा है बाय, डिमांड फेल बाय 30 यूनिट्स, तो नया डिमांड क्या है, नया डिमांड 30 नहीं है, नया डिमांड 70 आएगा। 100 - 30 = 70। ठीक है बच्चों, बहुत बेसिक इंग्लिश है ये तो, मतलब ऐसा कुछ टफ तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बस ये पहचानना है चार वेरिएबल्स, P1 क्या है, Q1 क्या है, P0 क्या था, Q0 क्या था। वेरिएबल्स को पहचानो, आंसर निकालो। वेरी वेरी सिंपल। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करो, आंसर निकालो। Old price, that is P0, is 40. Old quantity Q0 is 100. New price, that is P1, 45. New quantity, that is Q1, 70. बच्चों डेल्टा क्यू का मतलब होगा Q1 माइनस Q0, एंड डेल्टा पी का मतलब होगा P1 माइनस P0। सॉल्व करो, आंसर निकालो।
बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है आपका 12/5। 12/5 को सॉल्व करेंगे, जब भी आंसर डेसिमल में आ जाए तो 2 डेसिमल तक आंसर निकाल लो, ठीक है ना, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर निकाल देना। तो आपका ईडी आ रहा है यहाँ पे 2.4, ठीक है ना, 2.40 आएगा बेसिकली, 2 डेसिमल तक निकालेंगे तो 2.40। इसका मतलब यहाँ पे भी जो आपका डिमांड है दैट इज इलास्टिक। द डिमांड इज इलास्टिक। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करा है इस क्वेश्चन के अंदर। A consumer buys 40 units of a good when the price is rupees 4 per unit. When the price rises by 20%, the demand falls by 10 units. यहाँ पे लिखा है मैंने price rises by 20%, परसेंटेज में चेंज गिवन है, तो आप परसेंटेज वाला टेक्निक इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो। और वैसे अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों से आंसर आ सकता है। अल्टीमेटली जो ये वाला फॉर्मूला है वो परसेंटेज वाले फॉर्मूले से ही तो उभर कर आया है, राइट? तो आप ये वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो और परसेंटेज वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे किसी का भी परसेंटेज चेंज गिवन हो, तो अगर आप परसेंटेज वाले तरीके से निकालेंगे तो आसान रहेगा आंसर निकालना, ठीक है? ऐसा नहीं कि इस वाले से नहीं आएगा, बट दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लूंगा बच्चों, ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा कि पुराना प्राइस क्या है, नया प्राइस क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। अब अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा देखो, आप बोल रहे हैं द प्राइस राइजेस बाय 20%, तो प्राइस के अंदर चेंज है 20% का और प्राइस राइज हो रहा है, राइज का मतलब हो गया प्लस, ठीक है? राइज का मतलब क्या हो गया? प्लस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको अवेलेबल है नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा। हाउ विल यू फाइंड परसेंटेज चेंज इन क्यू डी? इट विल बी Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ बच्चों, ये तो फॉर्मूला होगा क्या निकालने का? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी निकालने का। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज वो दे रखा है प्राइस का चेंज यहाँ पे 20% है, ठीक है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% गिवन है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी हमको गिवन है नहीं। तो अब क्या करें? अब देखो आपको Q1 एंड Q0 की वैल्यूज ढूंढनी है। Q1 का मतलब क्या होता है बताओ? Q1 is equal to new quantity. Can you find out the new quantity over here? What is the new quantity? पहले कंज्यूमर परचेज कर रहा था 40 यूनिट्स, प्राइस बढ़ने के बाद में उसकी डिमांड 10 यूनिट से गिर गई, इट फॉल्स बाय 10 यूनिट्स, यानी कि नया क्वांटिटी क्या हो जाएगा? नया क्वांटिटी हो जाएगा 30 यूनिट्स का, ठीक है? और Q0 दैट इज योर ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी इज व्हाट? 40 यूनिट्स। Previously he was buying 40 units and now he is buying 30 units. So ED के फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, ED is equal to negative percentage change in quantity demanded, तो न्यू क्वांटिटी इज 30, 30 माइनस 40 अपॉन 30 इंटू 100 अपॉन 20, ठीक है बच्चों? 30 माइनस 40 अपॉन 30 इंटू 100 अपॉन 20, ED is equal to negative
बच्चों 30 माइनस 40 विल बी -10, तो -10 आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे ना फिर, -10 अपॉन 30 इंटू 100, तो माइनस और माइनस मिलकर आगे बन जाएंगे प्लस, और यहाँ पे अपॉन में क्या है 20 है। जब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 10 अपॉन 30 इंटू 100 विल बी 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3 इज 33.33%। बच्चों 100 अपॉन 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 33.33 अपॉन 20, 33.33 अपॉन 20, इसको सॉल्व कर लो। तो डेसिमल को अपन एक पॉइंट और शिफ्ट कर देंगे, 33.33 अपॉन 20 का मतलब हो जाएगा 3.333 अपॉन 2, 3.333 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 1.67। वैसे आंसर आएगा 1.6666, बट मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आंसर बन जाएगा 1.67। सो ईडी इज 1.67, क्योंकि आंसर 1 से ग्रेटर आया तो अपन क्या बोलेंगे, ईडी इज इलास्टिक, यानी डिमांड क्या है, इलास्टिक है। द डिमांड इज इलास्टिक। बच्चों आ रहा है समझ में, एनी डाउट, नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं करा। तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें परसेंटेज वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, एंड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो, वो फॉर्मूला कब यूज करना है। अगर कोई भी एक चेंज परसेंटेज के फॉर्म में आ जाए, इट इज बेटर कि अपन परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करें, और अगर परसेंटेज के फॉर्म में कुछ भी गिवन नहीं हो तो फिर आप नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज करते हुए आ रहे थे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो, उसको यूज करें। जिनका ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन नोट करें। बेसिकली मैं आपको डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है।
बच्चों नोट कर लिया अगला क्वेश्चन। A consumer spends rupees 1000 on a good when the price is rupees 8 per unit। बच्चों एक कंज्यूमर का खर्चा 1000 रुपीज है जब प्राइस 8 रुपए का था। when the price rises by 25%, प्राइस का राइज 25% से हुआ, the consumer spends rupees 800। क्योंकि बच्चों एक चीज मुझे परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, इट इज इजी फॉर मी टू अप्लाई द परसेंटेज फॉर्मूला। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों फॉर्मूला ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जरा आप देखें यहां पे हमें किसका चेंज गिवन है, प्राइस का चेंज गिवन है। सो प्राइस इज राइजिंग बाय 25%। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके यहां पे लिखूंगा, सो ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन क्यूडी मुझे निकालना है, दैट इज Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस का राइज 25% है तो यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, और ये प्लस में आएगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। अगर प्राइस में फॉल होता तो माइनस 25% आ जाता। यहाँ पे प्राइस का राइज है इसलिए प्लस 25% है। बच्चों अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, मुझे ये ढूंढना है व्हाट इज माई Q1 एंड व्हाट इज माई Q0। तो Q1 का मतलब क्या है, न्यू क्वांटिटी। नाउ जस्ट टेल मी कि आपको नया क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है क्या। अगर देखा जाए बच्चों तो क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो न्यू क्वांटिटी गिवन है और ना ही ओल्ड क्वांटिटी गिवन है, बट यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। हाउ, ध्यान लगाएं जरा। लिखा है अ कंज्यूमर स्पेंड्स रुपीज 1000 ऑन अ गुड व्हेन द प्राइस इज रुपीज 8 पर यूनिट। कंज्यूमर 1000 रुपीज की स्पेंडिंग करता है, 1000 रुपीज खर्च करता है जब प्राइस 8 रुपए है। तो बच्चों एक बात समझिए, आपको कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर गिवन है। कितना एक्सपेंडिचर गिवन है, 1000। ये 1000 का एक्सपेंडिचर कब होता है, जब प्राइस क्या है, 8 रुपीज है। आपको ये वाला पॉइंट नोट नहीं करना, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर रुपीज 1000 है जब प्राइस रुपीज 8 है। अब जरा आप सोचें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर मैं आपको ऐसा पूछता हूं कि बच्चों प्राइस 5 रुपए है, 5 रुपए के प्राइस पे आपने 20 यूनिट्स परचेज करी, 5 रुपए के प्राइस पर आपने 20 यूनिट्स परचेज करी, तो आप मुझे बताओ खर्चा कितना हुआ। जब प्राइस 5 रुपए का था तो आपने 20 यूनिट्स परचेज करी, आप मुझे बताइए आपका खर्चा कितना हुआ। तो बच्चों का आंसर आ रहा है 100 रुपए खर्चा हो गया। ये 100 रुपए आपने कैसे निकाला, सिंपल सा आपने एक वर्किंग करा, आपने 5 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 100। 5 क्या था, 5 था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, 20 क्या था कि आपने कितनी यूनिट्स परचेज करी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्सपेंडिचर का आंसर आ गया। यानी कि मैंने फॉर्मूला क्या अप्लाई करा, मैंने P इंटू क्यू इज इक्वल टू ई का फॉर्मूला अप्लाई करा। जब मैं प्राइस को जब मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। अब जरा आप समझो कि जब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर एक्सपेंडिचर आता है तो क्वांटिटी को अपन कैसे निकाल सकते हैं। क्वांटिटी को निकालने के लिए अपन एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड करें, प्राइस से। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास में क्या निकल कर आए, क्वांटिटी निकल कर आ जाएगा, यानी कि मैंने कितना कंज्यूम करा था। बच्चों मैंने खर्चा करा 1000 रुपए जब प्राइस था 8 रुपए पर यूनिट। मैंने खर्चा कर दिया 1000 रुपए जब प्राइस था 8 रुपए पर यूनिट। तो जरा आप मुझे बताएं कि मैंने कितनी यूनिट्स परचेज करी होंगी उस समय पर। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा 1000 डिवाइडेड बाय 8, यानी मैंने परचेज करी है 125 यूनिट्स। आई हैड बॉट 125 यूनिट्स, बट ये तो मेरी ओल्ड क्वांटिटी है। आई हैव टू गेट द न्यू क्वांटिटी ऑल्सो। Q1 कैसे निकाला जाए,
बच्चों तो आपका नया खर्चा कितना हुआ? योर न्यू एक्सपेंडिचर इज 800, है ना। नया क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? नया क्वांटिटी निकालने के लिए आपको न्यू एक्सपेंडिचर चाहिए कि आपने नया खर्चा कितना करा, और इस नए खर्चे को आप डिवाइड किससे करना चाहेंगे? विद द न्यू प्राइस. So new expenditure must be divided by the new price. But the problem is new expenditure is given as 800 and new price is not available. नया प्राइस अवेलेबल है ही नहीं। तो अब दिमाग लगाएं, नया प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? पुराना प्राइस 8 रुपीज पर यूनिट था बच्चों, पुराना प्राइस 8 रुपीज पर यूनिट गिवन था। नया प्राइस क्या हो गया? द प्राइस राइजेस बाय 25%, प्राइस 25% से बढ़ा। तो बच्चों अगर पुराना प्राइस 8 रुपए है और नया प्राइस 25% से बढ़ा, तो किसका ये जो परसेंटेज है वो किस चीज का है? 25% ऑफ व्हाट? ऑफ कोर्स ₹8। भाई पुराना प्राइस 8 रुपए था, नया प्राइस 25% बढ़ा, तो 25% किसका? किसका बढ़ा 25%? बताओ। 8 का बढ़ा ना। भाई अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक कमोडिटी की कॉस्ट है 8 रुपए, ध्यान देना बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कमोडिटी कॉस्ट है 8 रुपए, और 8 रुपए की कॉस्ट पे आप प्रॉफिट कमाते हो 25%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट रुपीज में कितना आएगा, प्रॉफिट रुपीज में कितना आएगा, कैसे निकालोगे? आप मुझे बोलोगे सर प्रॉफिट रुपीज में आएगा 8 × 25%। यानी ये जो प्रॉफिट 25% है वो किस चीज का है? 8 रुपीज का ही तो है ना। कॉस्ट है 8 रुपीज, और आप कॉस्ट पे प्रॉफिट कमाते हो 25% का, तो 25% 8 रुपए का कितना हो जाएगा? 8 रुपीज का 25% इज ₹2। यानी कि आपने 8 रुपए के सामान को कितने के अंदर बेचा? 10 रुपीज के अंदर बेच दिया। तो अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप यहां पे अप्लाई करके देखें बच्चों। आपका पुराना प्राइस 8 रुपए का था, उस 8 रुपए के प्राइस में 25% का इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। उस 8 रुपए के प्राइस में 25% का इंक्रीज हो गया, तो नया प्राइस क्या आ जाएगा? 8 प्लस 25/100 मल्टीप्लाई बाय 8। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा नया क्वांटिटी आ जाएगा 800 अपॉन, मैं इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने पर ये 10 आएगा, तो नया क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 80 यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। यहां तक की वर्किंग आपको समझ में आ गई? नया क्वांटिटी आ गया 80 यूनिट्स का। अब जरा आप नोट कर लें इसको, अब कॉपी कर लो। द न्यू क्वांटिटी इज 80 यूनिट्स। कैसे निकाला उसका प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, नोट इट डाउन। ओल्ड क्वांटिटी ये निकालना बड़ा सिंपल रहेगा, क्योंकि आपको ओल्ड एक्सपेंडिचर भी गिवन है और ओल्ड प्राइस भी गिवन है। तो बच्चों आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में कि एक्सपेंडिचर गिवन है या प्राइस गिवन है या क्वांटिटी गिवन है। एक्सपेंडिचर एंड प्राइस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, and expenditure as well as quantity are also different concepts. Expenditure निकलता है by multiplying price and quantity both. तो पुराना क्वांटिटी आ जाएगा 125 यूनिट्स का,
1000 by 8, that is 125 units. और इसके बाद आप सिंपली ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ED इज इक्वल टू नेगेटिव Q1 की वैल्यू आ गई है 80 यूनिट्स, Q0 का वैल्यू आ गया 125 यूनिट्स अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ऑलरेडी आपको 25 गिवन ही था. अब आप देखें जिन बच्चों को यहाँ पे डेल्टा क्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P0 अपॉन Q0, वो बच्चे ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि नया प्राइस कितना है, 10 रुपीज है, तो नया प्राइस बन गया P1. ठीक है ना, नया प्राइस हो गया आपका P1, और P1 कितना है 10, पुराना प्राइस क्या है P0 8, नया क्वांटिटी Q1 कितना है 80, पुराना क्वांटिटी Q0 कितना है 125. तो आप चाहें तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ना करके अगर डेल्टा क्यू वाले फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम निकल कर आएगा जो परसेंटेज के तरीके से आएगा. और ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी आप ये सेम टेक्निक इस्तेमाल कर पाते. कैसे करते एक बार ध्यान दे दो. देखो पुराना प्राइस है 4 रुपए का, प्राइस 20% से बढ़ा, तो 4 रुपए पहले प्राइस था, 20% से बढ़ गया, 4 का 20% कितना होता है 0.8, तो नया प्राइस क्या आ जाएगा 4.8. आप उस टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते थे. ठीक है ना. चलो ये कॉपी करो यहां तक और फिर आंसर निकालो फाइनली.
बच्चों फाइनली आपका फॉर्मूला बनकर आ जाएगा 80 माइनस 125 अपॉन 125 इंटू 100 अपॉन 25। माइनस और माइनस को अपन एलिमिनेट कर देंगे। 45 बाय 125, इसको हम बोल सकते हैं 9 अपॉन 25। 5 9 ज़ा 45 एंड 5 25 ज़ा 125। और फाइनली इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगा 100 upon 25 is 4 and 9 into 4 is 36. 36 upon 25. ED will be equal to 36 by 25 को सॉल्व करें, 2 डेसिमल्स तक आंसर निकाल लें, 1.44। बच्चों वैल्यू 1 से बड़ा आया, इसलिए डिमांड इस केस में भी क्या है, इलास्टिक है। The demand is elastic. क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन देखें। अगेन एक नया पैटर्न आया, देखें। प्राइस ईडी इज -1। आपको ईडी का वैल्यू गिवन है। व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय ₹1, जब प्राइस ₹1 से गिर जाता है, द डिमांड राइजेस फ्रॉम 16 टू 18 यूनिट्स। डिमांड 16 से 18 यूनिट्स हो गया। फाइंड आउट द प्राइस बिफोर चेंज। आपको चेंज से पहले का प्राइस निकालना है। यहाँ पे आपको ईडी पहले से गिवन है बच्चों, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा ओल्ड प्राइस यानी कि P0, ये हमें अवेलेबल नहीं है, दिस इज नॉट गिवन टू अस, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। न्यू प्राइस, न्यू प्राइस का मतलब P1, ये भी आपको गिवन नहीं है। आप बोल रहे हैं सर गिवन है तो सही, आप गलत बोल रहे हो। यहाँ पे लिखा है व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय ₹1, तो प्राइस ₹1 से गिर गया। ऐसा नहीं लिखा कि प्राइस नया ₹1 हो गया, प्राइस फॉल्स टू नहीं लिखा। अगर ऐसे लिखा होता इफ द प्राइस फॉल्स टू ₹1, यानी नया प्राइस ₹1 हो चुका है, बट यहाँ पे लिखा है फॉल्स बाय ₹1, तो नया प्राइस ₹1 से गिर गया है। तो आप मुझे बताएं, अगर पुराना प्राइस ₹5 होता, अगर पुराना प्राइस ₹5 होता और नया प्राइस ₹1 से गिर जाता, तो नया प्राइस क्या मानते, ₹4 मानते। अगर पुराना प्राइस ₹8 होता और नया प्राइस ₹1 से गिरता, तो आप नया प्राइस क्या मानते, ₹7 मानते। यानी यहाँ पे न्यू प्राइस P1 का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज P0 -1, ठीक है ना? यहाँ पे नए प्राइस P1 का मतलब क्या हो जाएगा, P0 -1। नया प्राइस गिवन नहीं है, बट इक्वेशन के फॉर्म में निकाल सकते हैं, P0 -1, राइट। आगे और देखें बच्चों, डिमांड राइजेस फ्रॉम 16 टू 18 यूनिट्स, तो ओल्ड क्वांटिटी इज Q0 और ये आपको गिवन है 16, एंड न्यू क्वांटिटी दैट इज Q1, नया क्वांटिटी है Q1, ये कितना गिवन है, 18 यूनिट्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईडी, नेगेटिव डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ईडी के फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव का साइन अपन यूज करते हैं, और आपको यहां पे ईडी की वैल्यू पहले से -1 गिवन है, तो क्या आप ईडी की वैल्यू -1 यूज करेंगे या ओनली 1 यूज करेंगे? तो बच्चों आपको ओनली 1 यूज करना है, आपको माइनस पे ध्यान नहीं देना। चाहे से यहाँ पे ईडी का वैल्यू -1 गिवन हो, तो भी आपको यहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या लिखनी है, 1 लिखनी है, -1 नहीं लिखना।
You will write only one. Negative. What is delta Q? Delta Q is Q1 minus Q0. Q1 minus Q0 upon delta P is P1 minus P0 इंटू P0 अपॉन Q0. P0 गिवन है नहीं, तो P0 की जगह पर P0 आ जाएगा और Q0 की जगह पर क्या आ जाएगा? 16. ठीक है, आगे वैल्यूज को रिप्लेस करो. 1 इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q0, 18 माइनस 16. बच्चों P1 गिवन है नहीं, बट P1 का फॉर्मूला अपन क्या यूज कर सकते हैं? P1 का फॉर्मूला क्या इस्तेमाल हो सकता है? P1 का फॉर्मूला विल बी P0 माइनस 1. ठीक है ना, P1 का फॉर्मूला हो जाएगा P0 माइनस 1 माइनस P0. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? P1 की जगह पर क्या आ जाएगा? P0 माइनस 1. ठीक है ना, तो P0 माइनस 1 माइनस P0, इसको मैंने सॉल्व करा. यहां पे ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है यहां पे ध्यान दो. फॉर्मूला था P1 माइनस P0. डेल्टा P का मतलब होता है P1 माइनस P0. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? मुझे P1 की वैल्यू मालूम नहीं है. तो बच्चों P1 का वैल्यू गिवन नहीं है, बट आपको ये तो मालूम है ना कि जो नया प्राइस है वो पुराने प्राइस से 1 रुपए कम है. जो नया प्राइस है बच्चों वो पुराने प्राइस से 1 रुपए कम है. तो P1 की जगह पर मैंने क्या डाल दिया? P0 माइनस 1 माइनस P0, क्योंकि P1 माइनस P0 था. P1 की जगह पर आ गया P0 माइनस 1 एंड P0 की जगह पर P0 रह गया इनटू P0 अपॉन 16. P0 मुझे निकालना है, गिवन है नहीं. P0 अपॉन 16. हाँ जी, इसको सॉल्व करें. अब सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 18 माइनस 16 आ जाएगा 2. P0 माइनस P0 कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू P0 अपॉन 16. और 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 इंटू P0 अपॉन 16. 2 अपॉन 1 इंटू P0 अपॉन 16. तो बच्चों इसको मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं? आई विल कॉल इट एज P0 अपॉन 8. 1 इज इक्वल टू P0 अपॉन 8. तो P0 का वैल्यू क्या आ गया? 8. यानी कि ओल्ड प्राइस यहां पे आ जाएगा 8 रुपीज, तो नया प्राइस क्या हो जाएगा? 7 रुपीज. बात समझ में आई? इज इट क्लियर और नॉट? ईडी का वैल्यू यहाँ पे -1 है. -1 का मतलब ये नहीं कि डिमांड इन इलास्टिक है. डिमांड आपकी क्या? यूनिटरी इलास्टिक है, क्योंकि आपको -1 नहीं देखना, आपको क्या देखना है? ओनली 1. और 1 का मतलब क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक, यानी जितना चेंज प्राइस में हुआ उतना ही चेंज क्वांटिटी का भी आया. ठीक बात है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? P0 यहाँ पे 8 आ गया. 10 ओल्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹8 एंड जो न्यू प्राइस आएगा दैट विल बी ₹7. हालांकि यहाँ पे न्यू प्राइस पूछा नहीं है, इसने पूछा था प्राइस बिफोर चेंज, तो प्राइस बिफोर चेंज इज ₹8. नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं करा. अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद.
चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का नोट कर लें। The consumer buys 160 units of a good at a price of rupees 8 per unit. प्राइस फॉल्स बाय रुपीज 2, प्राइस 2 रुपए से गिर गया तो नया प्राइस क्या हो जाएगा? 6 रुपए। हाउ मच क्वांटिटी विल द कंज्यूमर बाय इफ द ईडी इज -2? बच्चों ईडी की वैल्यू -2 गिवन है। ऑल दो आपको फॉर्मूले के अंदर ईडी का वैल्यू -2 नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? ओनली 2 लिखना पड़ेगा। डिमांड ओवर हियर इज इलास्टिक। पुराना क्वांटिटी है 160 यूनिट्स, पुराना प्राइस है रुपीज 8 पर यूनिट, नया प्राइस हो जाएगा रुपीज 6। ईडी का वैल्यू है -2। आप ईडी को केवल 2 लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे। हाँ, फॉर्मूले के अंदर तो माइनस आएगा ही वैसे भी। आपको निकालना क्या है? यहाँ पे न्यू क्वांटिटी निकालना है, Q1 निकालना है। Q1 इज नॉट गिवन बट Q0 इज गिवन। तो ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली पिछले वाले क्वेश्चन से आसान है। अपने आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नोट करो और अपने आप सॉल्यूशन करो इसका, एंड चेक करो क्या आंसर आ रहा है। नोटेड। चलो सॉल्व कर लो इसको।